हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। पीछे जो दो क्लासेस आपकी हो चुकी है, यह जो क्लास है वो आपकी तीसरी क्लास है। तो इस तीसरी क्लास में हम कुछ नए और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारी यह जो सीरीज है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का जो PYQ और MCQ जो सीरीज है, ये आज की तीसरी क्लास है। मेरा नाम है मंजीत कालोन। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और देखिए जो पीछे जो दो क्लासेस हमारी हो चुकी है वो भी जरूर देखिएगा। अगर आपके जो सिलेबस में इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से अगर आपका जो सिलेबस है वो जुड़ा हुआ है, अगर आपके सिलेबस में पूछी जाती है, तो आपके लिए ये जो सीरीज चलाई गई है, ये आपके सभी वीडियो है जरूर ये आपके लिए हो जाती हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो आज की इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, आज की इस क्लास का जो पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत की जो संकल्पना यानी कि इसको क्या है अंगीकार किया गया, यानी कि सिंपल सी बात है लिया गया है। जो हमारे संविधान में, जो भारतीय संविधान में जो राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत है वो किस देश से लिए गई है, इस प्रश्न में ये पूछा है। तो आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला जो ऑप्शन आपका आयरलैंड है, दूसरा जो ऑप्शन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। तो आपको सोचना है कि आपका जो आंसर है वो क्या हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड इसका जो सही आंसर होगा। हमने जो राज्य के नीति निदेशक है, जो सिद्धांत है, वो कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। तो आयरलैंड से तो लिए गए हैं, ये हमारे संविधान में किस पार्ट में मौजूद है? ठीक है, कौन से भाग में मौजूद है और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? हमारे जो राज्य के निदेशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए हैं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हमारे संविधान में कहाँ पर है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, ये देखना है हमको। तो हमारा जो पार्ट है वो 4 नंबर पार्ट है। ठीक है, और हमारे जो आर्टिकल है ये 31 से 51 नंबर आर्टिकल तक हमारे संविधान में मौजूद है। किस लिए बनाए गए हैं? देखिए, राज्य के जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो किस लिए हैं? ताकि जो है लोक कल्याण का सॉरी लोक कल्याणकारी राज्य को क्या है इसकी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका यह है भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल जो रिव्यू का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? ठीक है, सोचिए इसके बारे में क्या आंसर आपका हो सकता है। ठीक है, मैं आपको ये पूरा जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, हमारा जो जुडिशियल रिव्यू है यानी कि जो न्यायिक समीक्षा का जो है जो कॉन्सेप्ट है, यह जो लिया गया है ये अमेरिका से लिया गया है। जो न्यायिक समीक्षा का जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका से लिया गया है। और न्यायिक समीक्षा क्या है ये जान लेते हैं। सर, न्यायिक समीक्षा है जो उच्चतम न्यायालय है हमारा, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये जांच करेंगे किसकी? संसद और जो राज्य के विधानमंडल यानी कि विधानसभा है, जो अगर कोई भी कानून है जो नए बनाते हैं तो क्या है, ये जांच करेंगे कि संसद और विधानसभा के द्वारा बनाया गया कानून क्या यह न्यायपालिका का कोई संविधान का खिलाफ तो नहीं है या फिर उसके अनुरूप है या नहीं है। ठीक है, इसकी क्या करेंगे? जांच करेंगे। यही क्या है? न्यायिक समीक्षा। यानी कि अगर यदि कोई जो कानून है संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो क्या है, ये न्यायालय उसे क्या है, अवैध घोषित कर देंगे। ठीक है, और उसका कोई भी कानून ऐसा कोई लागू नहीं होगा जो कि संविधान के खिलाफ होगा, उसका विरोध करता होगा। ठीक है, तो ये था आपका न्यायिक समीक्षा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए
जो भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का आधार हम देख लेते हैं। ठीक है, न्यायिक समीक्षा का जो आधार है वो क्या है, ये अनुच्छेद 13 है। ठीक है, आर्टिकल आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। ठीक है, जो कोई भी जो कानून है वो, ठीक है, जो संविधान के विरुद्ध हो गए वो शून्य हो गए, इसके मतलब कि इसका जो विरोध में हो गए वो शून्य हो, इनका कोई मान्य नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 13 में हम इतना ही एक बार समझ लेते हैं, डिटेल से आगे कभी इसके बारे में देखेंगे पढ़ेंगे। और आर्टिकल जो 32 है वो क्या है, तो ये मौलिक अधिकारों में दिया गया है, और वो मौलिक अधिकारों को क्या है, संरक्षण करता है। कहाँ पर करता है सर, ये करता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अच्छा सर, आर्टिकल 226 वो तो यही है ना, यानी कि रेट जारी करता है, लेकिन ये कहाँ करता है, ये करता है हाई कोर्ट में। ठीक है, आर्टिकल जो 32 है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए, और आर्टिकल 226 है ये हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, इतना ही हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है ये है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के जो सदस्यों के नामांकन का नियम है किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर आयरलैंड है, या फिर दक्षिण अफ्रीका, या फिर फ्रांस। यानी कि किस संविधान से, किस देश के संविधान से ये कॉन्सेप्ट है जो राज्यसभा के जो सदस्यों का जो नामांकन है वो किया जाता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट है किस संविधान से लिया गया है, तो ये भी क्या होगा हमारा आयरलैंड से लिए। ठीक है, आयरलैंड से ही ये क्या है लिया गया है, क्या लिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का क्या नामांकन का जो नियम है ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, कितने सदस्यों का जो नामांकन करता है सर, ये 12 सदस्यों का जो है नामांकन करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये किस से जुड़े होना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए सर, ये साहित्य से जुड़ा होना चाहिए ये व्यक्ति। ठीक है, या फिर विज्ञान से जुड़े होने चाहिए वैज्ञानिक। ठीक है, या फिर कला या फिर समाज सेवा से जुड़े होने चाहिए, कला या फिर समाज सेवा। ठीक है, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों का क्या है चयन है, जो नामांकन है वो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के जो सदस्यों का नामांकन किया जाता है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान कैसा है, संघीय है, अर्धसंघीय है, एकात्मक है, या फिर राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। देखिए हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली है या नहीं आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए इसका जो सही आंसर क्या होगा। ठीक है, सोचिए आपका। हमारा जो संविधान है वो क्या है, वो क्या है अर्ध संघीय है। ठीक है, या यह ना तो एकात्मक है और ना ही संघीय है, ये क्या है अर्ध संघीय है। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका यह है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, लोकतांत्रिक है, या फिर पूर्वतः संपन्न है। क्या है, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यानी कि हम सब क्या करते हैं, हम वोट देते हैं अपना। जो 18 वर्ष से जो भी आयु के व्यक्ति है, 18 वर्ष से अधिक आयु का जो व्यक्ति है वो क्या करते हैं, वोट देते हैं। ये क्या दिखाता है, हमारा जो वोट देना यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है जो, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि हमारा जो देश है वो क्या है, वो भारत है, वो क्या है लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक है। ठीक है, यानी कि जो वोट है हमारा वो किसी ऐसे, मतलब कि हम वोट देते समय किसी भी हमारे साथ धर्म, जाति, लिंग या फिर भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होता, यानी कि कोई भी मतदान है कर सकता है, जिसकी भी आयु है जो 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और उसका वोट कार्ड बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, वो वोट डालता है
उससे ये नहीं पूछा जाता कि आप किस जाति से हो, किस लिंग से हो, ठीक है, किस भाषा से हो, कौन सी भाषा बोलते हो, पढ़े लिखे हो या नहीं, ठीक है। आप क्या है, अगर आप 18 वर्ष से ऊपर है और आपका वोट है तो आप वोट डाल सकते हैं। और यही क्या दिखाता है, हमारा देश है क्या है, लोकतांत्रिक, ठीक है। जनता क्या है, अपने प्रतिनिधियों को क्या है, चुनाव में समय अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, ठीक है। आर्टिकल 326 में क्या है, वयस्क मताधिकार का क्या है, प्रावधान है। देखिए आर्टिकल भी आपको याद होना चाहिए, जो वयस्क मताधिकार है वो किस आर्टिकल में है, 326 में है, कि जो वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। पहले जो मताधिकार की, देखिए अब जो मताधिकार की जो आयु है वो कितनी है, 18 वर्ष है। पहले जो मताधिकार की आयु थी वो कितनी थी सर, वो पहले 21 वर्ष थी, ठीक है, 21 वर्ष थी। 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई, देखिए अगर वयस्क मताधिकार के बारे में हम अगर बात कर ही रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए पहले जो 21 वर्ष थी वो कब थी और 18 वर्ष है वो कब की गई। तो सर एक संशोधन हुआ था, कौन सा संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। संशोधन हुआ था सर, ये कब हुआ था सर, ये हुआ था 1988 में, 1988 में, जिसमें क्या है 21 वर्ष की जो आयु है उसके क्या कम करके 18 वर्ष का है, क्या है आयु है जो कर दी गई, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है वो क्या दिखाता है कि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक है। हमारी जो पहले जो आयु थी वोट डालने की वो क्या थी, 21 थी। कब थी, 1988 से पहले थी, ठीक है। 1988 में एक संविधान संशोधन होता है, कौन से नंबर का, 61वां संविधान संशोधन होता है। और जो 21 वर्ष की आयु को घटाकर कितना कर दिया गया था, 18 कर दिया गया था। अगर मैं आपसे एक और प्रश्न पूछूं यहीं से, क्या 1988 से ही क्या ये संशोधन है जो, यानी कि 18 वर्ष जो आयु है वोट डालने की, क्या 1988 से ही प्रभावी हो गई थी? अरे नहीं सर, ये हुई थी, ये आपको डेट याद रखनी है, 28 मार्च, 28 मार्च, डेट में मैं आपको बता देता हूँ, 28 मार्च 1989, 28 मार्च 1989 को क्या ये प्रभावी हो गया था, यानी कि इसके बाद से क्या है 18 वर्ष के जो व्यक्ति हैं वो क्या है अपना वोट बनवाइए और क्या है वोट डालिए। आपको कोई जरूरत नहीं है 21 साल यानी कि 3 साल वेट करने की। आप क्या है, आप समझदार हो चुके हो 18 वर्ष की आयु में ही, आप अपना वोट डालिए, अपना जो प्रतिनिधि है वो चुनिए चुनाव में और बनाइए उसको, ठीक है। एमएलए बनाना है, एमपी बनाना है, आप बनाइए, ठीक है। अगर आपको सरपंच भी बनाना है तो सरपंच भी आप बना सकते हैं, ठीक है। 18 वर्ष की आयु है क्या कर देगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जो सरकार के संसदीय रूप का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो ये विचार है सरकार का जो संसदीय रूप है वो कहाँ से लिया गया है, संसद है वो कहाँ से, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने, अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से या फिर रूस से। कहाँ से ली गई आपकी संसद है जो, वो बताइए जरा। तो आपकी जो संसद है वो ली गई है ब्रिटेन से, ठीक है। ब्रिटेन से आपकी जो संसद का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है, ठीक है। या हमारी जो संसद है यानी कि भारत की जो संसद है उसमें क्या है, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति, और हमारा एक होता है पीएम, एक हम देख लेते हैं मंत्रिपरिषद, मंत्री परिषद, ठीक है। संसद में ये जरूरी है, ठीक है। एक हमारा राष्ट्रपति होता है, हमारा दूसरा प्रधानमंत्री होते हैं और हमारी तीसरी मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा जो है, ठीक है। अच्छा, जो जो राष्ट्रपति है वो क्या है, एक नाम मात्र भी माना जाता है, ठीक है, यानी कि संवैधानिक है, ठीक है, संवैधानिक, ठीक है। और जो हमारा है वो पीएम है वो वास्तविक,
देखिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे, नामात्र शक्ति क्या है और वास्तविक शक्ति किसके पास। ठीक है, देखिए हमारा जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति संवैधानिक तो है, लेकिन इसकी जो शक्तियों का यूज कौन कर रहा है सर, हमारा पीएम कर रहा है। ठीक है, और मंत्रिपरिषद कर रही है। ठीक है, हमारे संविधान में, हमारे संविधान में जो संसदीय है, यानी कि जो संसद का कॉन्सेप्ट है वो किस आर्टिकल में है। अब आपको ये बता दें कि जो हमारा जो संसदीय रूप है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति और पीएम और मंत्रिपरिषद इसका हिस्सा होते हैं। ठीक है, और अब आपको ये देखना है कि ये जो आर्टिकल है ये कौन सा है, किस आर्टिकल में इसका जो कॉन्सेप्ट है दिया गया है। सर ये आर्टिकल 74 और 76 में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो दिया बताया गया है। ठीक है, संसद का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया गया है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार है वो किस संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किस संविधान से कॉपी की गई है, किस संविधान से लिया गया है, ये आपको बताना है। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, जापान, अमेरिका। तो जो हमारी जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां हैं, देखिए जो हमारे ना एक संघ सूची है, संघ अच्छी राज्य सूची है। देखिए हमने पिछली वीडियो में भी, पिछली क्लास में भी हमने देखा होगा, और समवर्ती सूची। देखिए जो संघ सूची है इसमें क्या है, जो संघ सूची है इसमें जो भी विषय है उन पर कौन कानून बनाती है, तो केंद्र बनाता है। और अगर राज्य सूची में अगर कोई विषय है तो उस पर कानून कौन बनाता है, राज्य बनाता है। अगर समवर्ती में अगर कोई सूची है तो उस पर कौन कानून बनाते हैं, ये दोनों बनाते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। ठीक है, देखिए कोई ना कोई विषय इसमें भी है, राज्य सूची में भी कुछ विषय है और समवर्ती सूची में भी कुछ विषय है। ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया है कि अगर राज्य और केंद्र के बीच में मतभेद होता है, किसी विवाद होता है तो किसी बात को लेकर, तो किसकी मान्य होगी, वो केंद्र की मान्य होगी। लेकिन अवशिष्ट शक्तियां ऐसी है जो इन तीनों विषय में नहीं है। यानी सोच लो जी, एक कोई ऐसा विषय आ जाता है जो इन तीनों सूचियों में नहीं है, वो हम किस में रखेंगे सर, वो अवशिष्ट शक्तियों में रखेंगे। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों में ही रखेंगे। ठीक है, ये थी अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला प्रश्न है यह है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो सिद्धांत है वो किस संविधान से लिए गए हैं, किस संविधान से लिए गए हैं, चलिए बताइए। किस संविधान से लिए गए हैं, फ्रांस के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से, या फिर आयरलैंड के संविधान से। तो ये जो लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से। ठीक है, मैं बता देता हूँ, फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से सब कैसे, ये शब्द फ्रांस में कहाँ से आए, फ्रांस के जो देखिए हमारे जो प्रेम्बल में भी है, प्रस्तावना में भी ये जो शब्द है वर्णित है। ठीक है, उनका वर्णन उनमें किया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो भाईचारे की भावना को हम बनाकर रखेंगे, ये हमारे प्रस्तावना में भी दिए गए हैं। देखिए फ्रांसीसी क्रांति होती है, फ्रांस की क्रांति वो कह लीजिए, फ्रांसीसी क्रांति की, फ्रांसीसी क्रांति होती है, कब होती है, 1789 में। सबसे पहले इन शब्दों का जो यूज है वो यहीं पर किया गया था। ठीक है, इनका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। ठीक है, जो फ्रांसीसी जो क्रांति है उनका जो 1789 में इनका जो शब्द है, ये जो शब्द है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है, इनका जो शब्द है वो पहली बार यहीं पर बोले गए थे। तो ये फ्रांस के संविधान में भी मौजूद है, और यहीं से क्या है, हमने फ्रांस के संविधान से क्या है, इन शब्दों को कॉपी किया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए जब आपका जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार है, लेकिन अब जो वर्तमान में जो संविधान है
उसमें 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हैं। देखिए इसमें जो समानता का अधिकार है, हाँ जी वो भी मौजूद है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध भी अधिकार है। देखिए जो संपत्ति का अधिकार है वो पहले 7 मूल अधिकारों में तो था, लेकिन क्या हुआ, यह जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकारों से निकाल कर क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया, ठीक है। जो मौलिक अधिकार से क्या निकाल कर है वो कानूनी अधिकार बना दिया। तो क्या हुआ, एक संविधान संशोधन होता है, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 होता है। और क्या हुआ कि ये जो संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार में से निकाल कर, ठीक है, मौलिक अधिकार में से निकाल कर कहाँ पर डाल दिया गया, आर्टिकल 301, आर्टिकल 301 में डाल दिया गया, जहाँ पर क्या है, कानूनी अधिकार क्या है बना दिया गया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा तो इसमें क्या है, समानता के जो अधिकार है हमारे वो क्या है, वो हमारे 14 से 18 में है, आर्टिकल 14 से 18 में। जो स्वतंत्रता के अधिकार है वो क्या है, आर्टिकल 19 से 22 तक है। और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आर्टिकल 23 से 24 तक, ठीक है। ये मौलिक अधिकार अभी भी हमारे यहाँ ये 3 ये हो गए और 3 और है, ठीक है। जैसे कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक एवं जो शैक्षिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, यानी कि पॉलिटिकल राइट है, वो कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार तो नहीं है, ठीक है, ये कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है। क्या कानून के समक्ष समानता, देखिए समानता का अधिकार है, राजनीतिक अधिकार में ये भी नहीं आता। क्या जीवन का अधिकार, नहीं सर ये भी नहीं। चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो आपका क्या है, राजनीति से संबंधित है, ठीक है, आपका क्या है, राजनीतिक अधिकार ये है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, ठीक है। तो चलिए आपका क्या है, मतदान का अधिकार है, ठीक है, राइट टू वोट क्या है, ये भी क्या आपका मौलिक अधिकार नहीं, ये क्या है, ये भी आपका राजनीतिक अधिकार में आता है, वैधानिक अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की? देखिए ज्यादा सोचने वाली इसमें बात नहीं है, आपको आता भी होगा कुछ तो, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में क्या है, हमारे क्या है, मौलिक अधिकारों की क्या है चर्चा की गई है। मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई क्या है, आर्टिकल 12 से 35 तक है। मैंने आपको पीछे कुछ मौलिक अधिकार बताए भी हैं, ठीक है। मौलिक अधिकारों के बारे में मैंने एक और बात बताई थी आपको, क्या है, आर्टिकल 32 में अगर आपके मौलिक अधिकारों क्या है शोषण होता है, ठीक है, आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, और आर्टिकल 226 के दौरान क्या है आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। एक हमने क्वेश्चन किया था, हृदय और आत्मा, ये समझिए शब्द को, ऐसे ही नहीं मैं बायोलॉजी के उसमें घुसाड़ रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये क्या कहा था, बी आर अम्बेडकर ने क्या था, बी आर अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी ने किस आर्टिकल के बारे में यह बोला था, ये आपको बताना है। कहाँ पर बताना है, ये आपको बताना है, कमेंट में बताना है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस संविधान के जो किस संविधान के जो आर्टिकल को, संविधान के आर्टिकल को, किस आर्टिकल को क्या हृदय और आत्मा कहा है, यह आपको बताना है। आर्टिकल का नाम आपको कमेंट में लिखना है, किस आर्टिकल को कहा था, ठीक है।
अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरीक्षण है वो आधारित है, ठीक है। क्या वो विधि सम्मत शासन पर है, या फिर विधि की सम्यक प्रक्रिया पर है, या फिर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर है, या फिर पूर्ण निर्णयों तथा परिपाटियों यानी कि इस पर है, ठीक है। किस पर आधारित है ये आपको बताना है। देखिए जो न्यायिक पुनरीक्षण है, ठीक है, भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरीक्षण है, इसकी जो शक्ति है, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को इसकी जो शक्तियां प्राप्त होती है, ठीक है। ये क्या है कि विधि द्वारा जो स्थापित जो प्रक्रिया है, विधि द्वारा जो स्थापित है वो प्रक्रिया है, इस पर क्या है, आधारित है, ठीक है। यह जो प्रक्रिया है कहाँ से ली गई है सर, ये जापान से ली गई है। जापान से इसका जो कॉन्सेप्ट है वो जापान से लिया गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कब शामिल किए गए थे, ठीक है। 1971 में, 1972 में, 1975 में, 1976 में। तो पिछली 1976 में, ठीक है, 1976 में किए गए थे। इसके लिए कोई संशोधन हुआ था? हाँ, संशोधन हुआ था। कौन सा हुआ था? 42वां संशोधन 1976 हुआ था, जिसे हम लघु संविधान भी बोलते हैं। यही तो है, लघु संविधान भी बोलते हैं। 42वां संविधान संशोधन में क्या है, 1976 में हुआ, और इसमें ही क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को क्या है, जोड़ा गया था। पहले जोड़ा गया था, अभी जो मौलिक अधिकार है वो क्या है, 11 है, लेकिन यहाँ पर जो जोड़े गए थे वो 10 जोड़े गए थे। 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। बाद में एक और संविधान संशोधन होता है, 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन होता है, और 11वां एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना रहेगी। 42वां संविधान संशोधन तो 1976 में 10 मौलिक अधिकारों को ऐड किया गया था, जोड़े गए थे। लेकिन ये जो 11वां मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहा हूँ, मौलिक अधिकार बोल गया, मौलिक कर्तव्य है जो कितने थे, 42वें संविधान 42वां जो 1976 में संशोधन हुआ था, 10 मौलिक अधिकार ऐड हुए थे। 11वां जो आपको मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, कब जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था 86वां जो संशोधन हुआ था 2002 में, तब जोड़ा गया था। कौन सा था सर? ये 6 से जो 14 वर्ष के जो बच्चों को शिक्षा दिलाना क्या है, माता पिता या फिर अभिभावकों का क्या है, उसका कर्तव्य होगा, ठीक है। ये कहाँ पर जोड़ा गया था? 51A के भाग में आप देख सकते हैं, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो शिक्षा दिलाना है वो माता पिता यानी कि अभिभावकों को क्या है, कर्तव्य होगा। ये कर्तव्य जोड़ा गया। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से जो अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार है वो दिया गया है? संपत्ति का अधिकार है? नहीं सर। समानता का अधिकार है? नहीं सर। भाषण एवं अभिव्यक्ति का जो अधिकार है? अरे नहीं सर। जीवन जीने का अधिकार है? यस सर। आर्टिकल 21 में क्या है, जीवन जीने का अधिकार क्या है, शामिल है। इसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के जीवन यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को है जो कानून द्वारा क्या है, छीना जा सकता है, ठीक है। ठीक है, व्यक्ति को इसमें क्या है, आर्टिकल 21 में क्या है, गरिमा से जीने का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है, निजता का अधिकार है, ठीक है, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, कानूनी सहायता का अधिकार दिया गया, स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया, ठीक है। तो काफी सारे इसमें अधिकार हैं, ठीक। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अधिकार परीक्षा का
अधिकार परीक्षा शब्द का क्या है शाब्दिक अर्थ आपको बताना है, क्या है परमादेश है, वर्जित करना है, किस अधिकार से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो होगा किस अधिकार से, यानी कि अधिकार परीक्षा का जो यह एक रिट है, ठीक है, रिट है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है किस अधिकार से, ठीक है, बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी कि इस रिट के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति से पूछता है, क्या पूछता है कि वह किसी सार्वजनिक पद यानी कि पब्लिक ऑफिस पर किस कानूनी अधिकार से कार्य कर रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मौलिक अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? मौलिक अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है, ठीक है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो कि 1967 में हुआ, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, या फिर शर्मा बनाम कृष्ण 1959, या फिर बम्बई राज्य बनाम पलसारा 1951। कौन सा जो है जो इनमें से मामला है वो कौन सा मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है? सर ये है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। यह जो मामला है वो मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका जो प्रश्न, इसमें जो प्रश्न उठा था, इस मामले में जो प्रश्न उठा था वो क्या था कि संसद है जो संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों में परिवर्तन या उन्हें सीमित कर सकती है या नहीं, ठीक है। 1967 में यह मामला आता है, तो 6-5 से क्या है बहुमत आते हैं, यानी कि 11 जजों की एक पीठ बैठती है, ठीक है, 11 जजों की पीठ बैठती है और 6-5 से एक निर्णय आता है कि संसद है जो मौलिक अधिकारों में संशोधन है वो नहीं कर सकती। जो संविधान संशोधन भी, ठीक है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून में क्या है माना जाएगा, ठीक है। यदि कोई संशोधन मौलिक अधिकारों का जो हनन करता है तो वह अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। इस निर्णय के बाद क्या है 24वां संशोधन होता है। 24वां संशोधन कब हुआ था? 1971। 24वां संशोधन होता है 1971, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो संसद को संविधान के किसी विभाग में संशोधन करने की शक्ति है, ठीक है, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि केशवानंद भारतीय का राज्य एक मामला आया 1973 में। 1973 में मामला आता है और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद है जो संविधान में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की जो मूल संरचना है वो नहीं बदल सकती, ठीक है। तो काफ़ी सारे मामले हैं, हम डिस्कस में क्या है आगे इनको पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा मैं मामला एक वीडियो के थ्रू सभी मामलों को एक एक वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि ये क्या मामला था, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में ऐसा ना तो आपका समझ में आएगा और ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, वो है शिक्षा का अधिकार है, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक मौलिक अधिकार है, वो कब बना था? 15 मार्च 2010, 1 अप्रैल 2010, 17 जुलाई 2010, 10 अक्टूबर 2000। देखिए आया तो ये 2010 में, लेकिन किस तारीख को, किस महीने में आया ये आपको बताना है। सर ये आया था, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 अप्रैल 2010 को यह मामला, यह जो क्या है एक मौलिक अधिकार है, क्या है राइट टू एजुकेशन एक मौलिक अधिकार बन गया था, ठीक है। जो शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, वो जोड़ा गया था 86वां संशोधन करके 2002 में, ठीक है, जोड़ दिया गया था। तो अगला जो आपका प्रश्न है वो क्या है, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, यानी शामिल किसकी सिफारिशों पर जो मौलिक कर्तव्यों को इसमें भारतीय संविधान में क्या है शामिल किया गया था? कौन सी समिति? स्थानम समिति? अरे नहीं सर, ये तो नहीं थी। क्या केटी शाह समिति? अरे नहीं सर। प्रशासन सुधार? अरे नहीं सर। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सवर्ण सिंह समिति। सवर्ण सिंह समिति आती है वर्ष 1976 में, ठीक है। इनका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार सवर्ण सिंह। इनके नाम पर ही क्या बनाई गई? सवर्ण सिंह समिति बनाई गई, इसका गठन किया गया, ठीक है। नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, ठीक। कौन सा संविधान संशोधन करके? मैंने आपको पीछे बताया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, भाग किसमें? 5 में, ठीक है।
भाग 4 ए में, भाग 4 ए में क्या है जोड़े गए, ठीक है। अनुच्छेद आर्टिकल में क्या है 10 मौलिक अधिकारों को पहले जोड़ा गया था, लेकिन जो 11वां मौलिक अधिकार है, मैंने आपको पिछली क्या है जो उसमें बताया था क्वेश्चन में, 11वां मौलिक कर्तव्य वो जोड़ा गया था। क्या था कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका जो शिक्षा का जो है शिक्षा दिलाना किसका अधिकार कर्तव्य होगा, अब उसके माता पिता का या फिर अभिभावकों का कर्तव्य होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित, भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने में कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। जो डीपीएसपी पढ़े थे हमने, जो पहला ही हमारा प्रश्न था वो डीपीएसपी का था, ठीक है। उसमें क्या बताया था मैंने, ठीक है, आर्टिकल 32 से 51 तक क्या थे, सॉरी 33 से 51 तक क्या थे, 33 से 51 तक डीपीएसपी, ठीक है, 33 से 51 तक डीपीएसपी। देखिए आर्टिकल 99 नहीं हो सकता, आर्टिकल 59 नहीं हो सकता, आर्टिकल 69 नहीं हो सकता, यानी कि आर्टिकल 39 है ये जो सही आंसर होगा आपका, जो कल्याणकारी राज्य से संबंधित है, ठीक है, घोषित करता है। आर्टिकल जो 39 में जो राज्य को निर्देश दिए गए क्या है कि सभी नागरिकों को आजीविका के जो पर्याप्त साधन उपलब्ध हो, पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, ठीक है, बच्चों और श्रमिकों का क्या शोषण न हो, ठीक है। इस तरह का क्या है कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए इस तरह के जो है बातें क्या है जोड़ी गई, ठीक है, समान कार्य या समान वेतन, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है। अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ आपको कौन सा आर्टिकल है ये आपको बताना है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 32। देखिए आर्टिकल 32 है जो उपचारों का जो है, ठीक है, और आर्टिकल जो 14 है वो क्या है समानता से जुड़ा हुआ है, और आर्टिकल जो 19 है वो क्या है स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, और आर्टिकल 29 है जो वो क्या है लक्ष्य से क्या है रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि जो सांस्कृतिक एवं जो शैक्षिक अधिकार है जो आर्टिकल 29 में बताया गया कि अल्पसंख्यकों तथा विशिष्ट भाषा या लिपि के जो संस्कृति रखने वाले नागरिकों के हितों की क्या है रक्षा की जाएगी, ठीक है। उनसे किसी भी प्रकार का क्या है उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म जाति भाषा मूल वंश आदि के आधार पर किसी यानी कि प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक। तो आज की इस क्लास में हमारे जो क्वेश्चन है वो समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। आपने काफ़ी सारे क्वेश्चनों को पढ़ा है और आशा करता हूँ कि आपको ये पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी और आप इसको क्या है पढ़ेंगे भी। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, आपको दिख रहा है मंजीत कालवन PSIR, आपको क्या है टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है, सर्च करना है, ठीक है। सर्च करके आपको मिलेगा ये चैनल, इस चैनल में आपको मिलेगी पीडीएफ आपको क्या है डाउनलोड करना है, और ये आपको पीडीएफ आपको रिवाइज करनी है जो सारे के सारे जो क्वेश्चन अभी मैंने इस क्लास में करवाए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, जो क्लास नंबर 4 होगी आपकी, उसमें कुछ नए प्रश्नों को लेकर आएंगे। ये जो सीरीज है वो बहुत अच्छे से चल रही है, आपका बहुत सपोर्ट भी आपका मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक क्या है इन क्लास को आप देखिए, अगर आपने पिछली जो 2 क्लासेज नहीं देखी है वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रखती है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस से पॉलिटी से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो पढ़िए अच्छे से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। हाँ, हर रोज़ हर रोज़ जो है मैं कब आपको यहाँ पर मिलता हूँ, हमारी जो क्लास है वो मैं आपको बता देता हूँ, डेली 9 बजे जो हमारी क्लास है वो 9 PM पर हमारी जो क्लास है वो यूट्यूब पर आ जाती है, यूट्यूब पर आ जाती है, ठीक है। लाइव मैं स्टार्ट अभी नहीं कर रहा हूँ,
मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ और आपको जो हर रोज़ है वो डेली आपकी जो 9 बजे है वो आपकी क्लास यूट्यूब पर अपलोड हो जाती है। तो आप 9 बजे क्या है आप इन वीडियो को देख सकते हैं।